चैप्टर का नेम हमने जो स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने हेरिडिटी बोल दिया था। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। फिर हमने पढ़ा था वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशंस क्या होता है? डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स के बीच में, ट्रेट्स के बीच में डिफरेंस होता है किसके अंदर? अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स के अंदर, उसको हमने बोल दिया था वेरिएशंस नेम दिया था, राइट। उसके बाद हमने सीख लिया था कि वेरिएशंस के बेनिफिट क्या है। मैंने आपको बता दिया था वेरिएशन क्या करता है? इंक्रीजेस द सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट को बढ़ा देगा। एडवर्स कंडीशन में लाइफ को पॉसिबल करेगा कौन बेटा? वेरिएशन करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, जिस बैक्टीरिया में क्या आ गया था बेटा? वेरिएशन आ गया था। कैसा वेरिएशन? कि वो हीट रेजिस्टेंट था। वो वाले बैक्टीरिया तो क्या कर गए थे? सर्वाइव कर गए थे। और जिन बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन नहीं आया था, कि वो हीट रेजिस्टेंट नहीं हो पाए जिसकी वजह से, और वो डाई कर गए थे बेटा, मर गए थे। ठीक है। और दूसरा जो वेरिएशंस है, इट लेड्स टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है। अब इवोल्यूशन क्या होता है आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा, जब आगे चैप्टर में जाएंगे बेटा। ठीक है। थर्ड, इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। डीएनए क्या होता है? एक तरह का बॉडी का जैसे मैप है। अब ये सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन थ्रेड्स, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए जीन्स से बने हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर चुके थे डिस्कस। ठीक है, तो आगे हम लोग दो तीन चार टर्म्स और कर दी थी, जीन्स, अलील और फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये सब कर चुके थे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, जीन से बेटा। सुन लेते हैं अच्छे से। जीन्स क्या होता है? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था जैसे आपकी बॉडी का मैप, मैंने आपको बोला था घर का नक्शा होता है, मैप होता है, वो तो डीएनए है। और जो अलग अलग पार्ट है उसके, वो क्या हो गए? उसके वो जीन्स बन गए जैसे। ठीक है, तो जीन्स क्या है? जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट्स हैं व्हिच कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करते हैं बेटा। जीन्स क्या करेंगे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। Genes are the segment of the DNA which contains all the genetic information of the cell. सेल की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कौन कंटेन करेगा? जीन कंटेन करता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था अलील। अलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स। जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, मतलब कैसा कैसा जीन हो सकता है आपका। जैसे अगर हाइट जीन की बात कर रहे हैं तो वो हाइट के जीन्स कैसे होते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और हाइट कैसे होती है? टॉल या फिर शॉर्ट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या है जीन की, वो हमारे पास क्या है? अलील बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप क्या था? फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी बेटा, किसी भी। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया था? फिनोटाइप बोल दिया था, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करनी, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात करी थी, तो वो हो गया था बेटा फिनोटाइप। फोर्थ नेक्स्ट पढ़ा था हमने जीनोटाइप। वो क्या होता है बेटा? जहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम लोग, कैसा जीन की कैसी टाइप है बेटा? कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसा जीन का टाइप है, वो हमारे पास क्या था? जीनोटाइप था। यहां तक हम लोग स्टडी कर चुके थे बेटा। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आज आप। सर बोलो बेटा। ए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, a cross hybridization experiment in which a single pair of in which a single pair of contrasting character is studied at a time.
single pair of contrasting character is studied at a time. सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम। मतलब क्या है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो क्रॉसिंग करते हैं बेटा। क्रॉसिंग कैसे होता है, मान लो एक जीन ये है बेटा, उसका एक का जीन ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कराएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो जो क्रॉसिंग करते हैं ना बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या लिया हमने यहाँ पे, हाइट ली है जैसे बेटा, तो हाइट ले ली, तो हाइट कैसे, अब हाइट कैरेक्टर ले लिया, तो एक ही कैरेक्टर के अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, उसकी क्रॉसिंग कराएंगे। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है हमारा टॉपिक का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब जो क्रॉसिंग होगी ना वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के अंदर करेंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे एक कैरेक्टर ले लिया हाइट, तो हाइट के अंदर हम किसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं, एक तो जो बहुत बड़े बड़े प्लांट थे और एक जो बहुत ही स्मॉल प्लांट थे, लेकिन कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट ही कैरेक्टर है। तो जहां पर भी क्रॉसिंग जो होगी, क्रॉसिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो वो सिर्फ किसके अंदर होगी, एक ही कैरेक्टर के अंदर होगी, उसको तो बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग वही वही एक बात है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब जहां पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सिर्फ एक ही पेयर में होगी, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में होगी, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा था बेटा, वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे होता है, अभी तो मैं सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ जो जो यूज होगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई वर्ड का मतलब होता है टू बेटा, तो क्रॉस इन्वॉल्विंग, डाई हाइब्रिड क्रॉस हेडिंग डालेंगे, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब मैंने दो दो को एक साथ स्टडी कर रहा हूं, मैं दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूं। कैसे, कौन कौन से, हाइट ले लिया मैंने, दूसरा ले लिया आई का कलर, आई कलर, तो दो मैंने ले लिए बेटा कैरेक्टर, उन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहा हूं मैं, इसको बोलूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्या है, जिसमें हम क्रॉसिंग कराएंगे किसके अंदर, दो पेयर्स में, किसकी, दो कैरेक्टर्स के, दो पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, एक टर्म आती है प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर, कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैं पहले भी बोला था कि ये टर्म्स कभी एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन आपको चैप्टर समझने के लिए जरूरी है टर्म्स सारी। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब कोई कैरेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा, तो हर जनरेशन के बाद वही सेम कैरेक्टर आ रहा है। हाइट है वो सबकी बड़ी आ रही है हाइट मान लो, तो वो क्या है, वो बोलेंगे प्योर ब्रीडिंग हो रही है वहां पर। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग क्या है, जहां पर जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद, हर जनरेशन के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर, उसको बोलेंगे प्योर ब्रीड हुई है वहां पर। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग का मतलब कैरेक्टरिस्टिक दैट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर जनरेशन। राइट, नेक्स्ट है बेटा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, इसको बोल देते हैं फर्स्ट फीलियल, FILIAL, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मान लो बेटा ये हमारा आदित्य है, ठीक है, ये उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये लो जी हाथों में हाथ, खुश हो जाए दोनों। आदित्य खुश होगा अब तो, आदित्य
आज बोल नहीं रहा क्या? बात नाराज है क्या? बोलो सर बोलो। खुश है आपको? हाँ जी सर बिल्कुल। ये आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्यार से भी कुछ ज्यादा ऊपर है ये, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करते हैं और एक इनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। अरे बच्चा बनाएंगे छोटा सा, बड़ा कैसे हो गया? लेटा हुआ है तो ये लो, ये आदित्य है, बाल थोड़े से हैं अभी। आदित्य तुम्हारा बच्चा हो गया, ठीक है। हाँ जी सर, आपने दिली ख्वाहिश पूरी कर दिया आज तो। मतलब जो पॉसिबल नहीं था वो आज पॉसिबल हो गया। दिल्ली ख्वाहिश तो जब भी हुई, जो चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती थी वो हो गई, ठीक है। तो ये इनका बच्चा हुआ, तो जो ऑफरिंग प्रोड्यूस हुआ पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोल देंगे? ये जो है ना, ये F1 जनरेशन है इसकी, ये F1 जनरेशन है। समझ गए ना? F1 जनरेशन का मतलब क्या है? जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है पेरेंट्स से, उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन बेटा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इसकी भी एक गर्लफ्रेंड होगी आगे गई, ये लो जी, ये भी बहुत प्यार कर रहे हैं आपस में, इनका भी एक और बच्चा हुआ आगे। अरे दादाजी बन गए आदित्य, दादा बन गया बेटा तू तो। बढ़िया सर। बढ़िया है, चलो एक खूब ख्वाहिश तेरी और पूरी होगी, ठीक है। तो अब ये क्या है बेटा? इसको मैं बोलूंगा क्या? ये F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन बोलेंगे इसको। फर्स्ट फीलियल जनरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप लोग। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल FILIAL बेटा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, the offsprings produced by the parental generation. सर एक बार रिपीट। Second filial generation क्या होगी? F2 generation. The offsprings produced by the offsprings produced by the selfing 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 of F1 generation. अभी सेल्फिंग क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा बेटा, अभी नहीं समझ आएगा आपको। जब हम लोग करेंगे ना, क्रॉसिंग करेंगे, उस टाइम समझ आ जाएगा ये। लेकिन अभी सिर्फ इतना सा याद रखना बेटा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब है कि आपने करना क्या है बेटा? पेरेंट्स से जो ऑप्शन प्रोड्यूस होते हैं क्रॉसिंग से, वो क्या आती है? फर्स्ट जनरेशन होती है। और सेकंड जनरेशन में हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पोलिनेशन करेंगे वहां पर, और उसके बाद जो हमारे प्रोड्यूस होंगे वो कैसा होगा? सेकंड फीलियल जनरेशन होगा। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दो फर्स्ट के ही तो सेकंड बनाएंगे ना आगे मिलके बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा आप याद रखेंगे, फर्स्ट फीलियल का जनरेशन का मतलब है यहाँ से मान लो ये पेरेंट है, अगर हमने ये पेरेंट लिया है, जो हमारे पास पहली जनरेशन में जो ऑप्शंस प्रोड्यूस होंगे इससे बेटा, वो क्या हमारे पास क्या आएंगे? फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। फर्स्ट जनरेशन की आप सेल्फ पोलिनेशन करेंगे आगे, और जो हमारे पास जो जनरेशन ऑब्टेन हुई अब इसके बारे में, ये क्या आएगी हमारे पास? सेकंड फीलियल जनरेशन होगी, ठीक है। मतलब आपने क्या लिया है उसके अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट सेकंड डिसाइड होगा ना बेटा, ठीक है। आपने कौन सी स्टेज ली है, कहाँ से आप ले रहे हैं, आप खुद को अगर पेरेंट मान रहे हैं तो आपके आने वाली जो जनरेशन होगी वो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, ठीक है बेटा। और आप अपने दादाजी को मान रहे हैं पेरेंट, तो आप खुद कौन सी में आ गए? ठीक है, F2 में आ जाएंगे खुद। तो फिर समझ गए ना बेटा? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, फर्स्ट फीलियल का मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं पेरेंट, वो F1 में आते हैं। और जो सेल्फिंग के बाद, सेल्फिंग क्या होता है आगे समझ आ जाएगा बेटा, सेल्फ पोलिनेशन से जो हमारे पास आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे सेकंड, वो होएगा F2 जनरेशन का। एक सेकंड बेटा, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड के लिए बस। जो ट्रेट आपको F1 जनरेशन में दिखाई देता है बेटा, देखो, एनी ट्रेट दैट अपीयर्स इन द,
any trait that appears in the F1 generation, any trait that appears in the F1 generation from a crossing between parents from a crossing between the parents possessing contrasting characteristics, from a parent cross between parents possessing contrasting characteristics, possessing contrasting characteristics। क्या मतलब है इस बात का, इसको समझते हैं हम। एक एग्जांपल लेंगे पुलकित जी का, ठीक है। अरे तेजस्वी है क्या क्लास में आज? ये पुलकित है, ठीक है। ये लीजिए बेटा, ये इसकी वाइफ है बेटा, ज्यादा मोटी होगी खराब हो जाएगा। खूबसूरत, ठीक है बेटा। भाई भी डलवा दूंगा इसको, पुलकित, ठीक है। हाथ रह गया, हाथ में ये लो, ये लो। ठीक है। तो अब क्या है, ये वाइफ है पुलकित और पुलकित की वाइफ है दोनों। तो इसकी जो आईज है ना, ब्लैक कलर की आईज है बेटा, और इसकी ब्लू आईज, हिप्नोट आईज, ठीक है। ब्लू आईज है जिसने पुलकित को हिप्नोटाइज भी किया था। ये पुलकित है, ब्लैक आईज थी, इसकी वाइफ है जो ब्लू आईज वाली थी, ठीक है। इनकी आगे रिप्रोडक्शन हुई, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। जो इनका जो बेबी होएगा वो कौन सी जनरेशन में आएगा बेटा? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अब जब समझोगे ना कि क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, बहुत इजी लगेगा। इसके बाद F1 जनरेशन ने देखा, इसने क्या देखा, मान लो इनके 4 बच्चे हुए आगे, तो इनकी सोच 11 बच्चे करनी है, क्रिकेट टीम करनी है इनको। ये देखो, इसने क्या देखा कि 11 के 11 बच्चों की आईज क्या आ रही थी, ब्लैक आ रही थी। पहले तो इसको डाउट हुआ, छोड़ो मैं ज्यादा नहीं जाता। तो 11 बच्चे हुए, 11 की 11 की आईज क्या आई बेटा, ब्लैक आई। तो अब जो कैरेक्टर, अब देखो थी तो उसकी ब्लू भी और इसकी ब्लैक थी बेटा, तो रिप्रोडक्शन में क्या पता किसी की ब्लू भी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेट हमारा पहली जनरेशन में आता है ना, वो हमेशा कैसा ट्रेट होता है, डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब जो ब्लैक था ना, जो ब्लैक आईज थी, वो डोमिनेंट थी किसके ऊपर बेटा, ब्लू आईज पे, ठीक है। तो आगे से अगर कोई पूछे कि डोमिनेंट किसको बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट हम उसको बोलेंगे जहां पर जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर जो हमें शो होता है वो कैसा ट्रेट होता है, डोमिनेंट होता है। जब ये चैप्टर कराऊंगा ना, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंगली बेटा, मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर जब शुरू होएगा जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, मेंडल जब टॉपिक आएगा, मेंडल से शुरू होएगा। लेकिन आज अब ये होने के बाद ना चैप्टर बहुत चुटकी से, बहुत आसानी से समझ आएंगी चीजें, बिकॉज नहीं तो पता ही नहीं चलता आपको क्या है होमोजाइगस, डोमिनेंट क्या है, बस आप यूज करते रहते हो डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट का एक्चुअली मतलब क्या है, जो ट्रेट हमारे को पहली जनरेशन में शो हुआ, जो ब्लैक जो था आईज थी, वो क्या था बेटा, डोमिनेंट ट्रेट था। ब्लू आएगी नहीं, आएगी ही नहीं, डोमिनेट ही आता है पहली बारी में, नेचर है। हाँ ये होएगा, आती तो सबकी ब्लू आती बेटा, तो उसका मतलब ये होता है कि ब्लू डोमिनेंट है उसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर, या सबकी ब्लैक है इसका मतलब ब्लैक डोमिनेंट है। F2 में तो होएगा, बहुत कुछ होएगा। F1 वाला समझ आ गया, F1 में ना, हाँ। तो मतलब जो ट्रेट हमें पहली जनरेशन में शो होता है, मतलब मेंटल पता क्या करेगा, मेंटल 2 पी प्लांट लेगा, मेंटल ने क्या किया, पी प्लांट लिया, एक तो लेगा कंट्रास्टिंग वर्ड का मतलब होता है, एक तो बिल्कुल डाल ले लेगा और एक बिल्कुल वार्फ ले लेगा। कंट्रास्टिंग वाला समझते हो ना, जो कंट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल अलग है। आप लोग शायद कभी कपड़े लेने गए होंगे, तो डॉक्टर तो क्या बोलेगा, सॉरी, जो दुकानदार होता है वो क्या बोलता है बेटा कि कंट्रास्ट हो रहा है, तो कंट्रास्ट का मतलब लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बन गया बढ़िया वाला। तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग का मतलब ये है कि एक टोल है तो एक ड्वार्फ है,
ठीक है, एक की ब्लैक है तो एक की ब्लू आइज है, मतलब सेम नहीं लेने आपने दोनों। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझ आ गया ना। और इवन देखो आप लोग चैप्टर कर चुके हो और आप लोगों को वर्ड नहीं पता हो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या था। मतलब हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको समझ आनी चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का मतलब है बिल्कुल अलग होना। ठीक है, मतलब एक अगर ब्लू है तो दूसरे वाले की आइज कैसी थी, ब्लैक थी। और उनका हमने क्या किया, उनको हमने क्रॉसिंग कराई, उनकी क्रॉसिंग कराने के बाद जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली वो कैसी मिली, उसके अंदर कैसी आइज आई, ब्लैक आई। तो वो ब्लैक क्या था बेटा, डोमिनेंट था। तो व्हाट डू यू मीन डोमिनेंट ट्रेट? डोमिनेंट ट्रेट सिंपल सी बात है, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो हमें फर्स्ट जनरेशन में शो होता है आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग लेने हैं। कहीं सोचो ब्लैक और ब्लैक ले लियो, ब्लैक ही आएगा, वो तो आएगा ही ब्लैक भाई। ठीक है, ब्लैक और ब्लू लेना था, कॉन्ट्रास्टिंग लेना था। ठीक है, मतलब मेंडल क्या करेगा, मेंडल एक टाल प्लांट लेगा, एक ड्वार्फ लेगा, ठीक है, उनकी क्रॉसिंग कराएगा, हजारों प्लांट लगाएगा, वो हजारों प्लांट उससे बनेंगे। क्रॉसिंग के बाद क्या देखेगा, सारे के सारे कैसे आए थे, टाल आए थे, सारे के सारे बड़े प्लांट हुए थे, छोटे वाला एक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर अगर किसी की मदर की हाइट छोटी है, फादर की बड़ी बड़ी हाइट है, अगर आप लोग छोटे हुए, इसका मतलब क्या है कि जो जो आप जो शॉर्टनेस वाला जीन था वो डोमिनेंट था आपके मदर के अंदर बेटा। ठीक है, मतलब चलो वो बात की बात है, मैं समझा दूंगा वो सब क्या होता है। ब्लड ब्लड वाला करेंगे तो टॉपिक वहां से भी समझ आ जाएंगी सारी चीजें। अभी टॉपिक कवर करते हैं, नहीं तो रह जाएगा हमारा, ऐसे चैप्टर ही नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने इतना सीख लिया कि जो ट्रेट हमारा फर्स्ट जनरेशन में शो होता है, F1 जनरेशन में, फर्स्ट पीरियड जनरेशन में शो होता है आफ्टर द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन, उसको हम बोलते हैं बेटा डोमिनेंट ट्रेट। समझ आ गई डोमिनेंट था बच्चों? हाँ हाँ, पहली जनरेशन में हाँ सबकी लंबी आएगी, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, वो वाला ट्रेट। ठीक है, सबकी छोटी हो सकती थी या सबकी लंबी होगी, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना डोमिनेंट कौन सा है उनमें से। हाँ, F2 पे बहुत कुछ होएगा। F2 में देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको खुद का तो ये तो नहीं पता ना कि आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है। प्लांट के अंदर तो आप लिस्ट, तो ये पहली जनरेशन अभी तुमने रिप्रोड्यूस करा दिया, तुम तो आगे से चलते आ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। प्लांट के अंदर तो हमारे हाथ में है। अब क्या हुआ, जो आगे पुलकित के जो होने वाले बच्चे थे, 11 बच्चे हुए थे, सेल्फ पॉलिनेटेड हुए। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हो शायद, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या उन्होंने, अब क्या देखा उसने कि कुछ बच्चे तो क्या हुए जिनकी ब्लैक थी आइस, और कुछ बच्चे ऐसे हुए जिनकी आइस कैसी थी, मतलब सेकंड जनरेशन में कुछ अजीबोगरीब कुछ चीज हुई। क्या हुई, कुछ ब्लैक हुए कुछ ब्लू हुए। इससे एक बात समझ आ रही है आपको? आप एक बात सोचिए बेटा, पहली जनरेशन में सारे कैसे आए, समझो बेटा, ये ब्लैक वाला ये ब्लू वाला, रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है, नया हुआ। अरे हंसो ना भी बीच बीच में जवाब क्या क्या दूं। चलो इधर देखो बेटा, हमारे पास क्या था, कहाँ पे थे हम लोग यार, हाँ ब्लैक आइस और ब्लू आइस की बात कर रहे थे। वैसे टॉपिक टॉल और पी प्लांट का था, उसमें बोर हो जाता है इसलिए बुलाया था। ये ब्लैक है और एक ब्लू आइस वाला था। सबसे पहले कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दिया था ट्रेट का हमने। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का मतलब समझ आ गया, सेम नहीं लेना, अलग अलग लेना है, अपोजिट वाला लेना है। ठीक है, जो जनरेशन आई पहली जनरेशन, उसमें कैसा आया, ब्लैक आए सारे के सारे, ब्लैक आ गए। इसका मतलब ब्लैक जो था बेटा वो क्या था, डोमिनेंट ट्रेट था, डोमिनेंट अलील था। अलील का मतलब समझ गया बेटा, मतलब उसका पेयर ऑफ जीन का मैंने बताया था, जीन्स के जो अलग अलग होते हैं, डोमिनेंट अलील था ब्लैक। लेकिन जो सेकंड जनरेशन आई जब, तो उसके अंदर कैसा आया बेटा, वहां पर हमारे पास कुछ ब्लू भी आए, कुछ कैसे आए बेटा, ब्लैक आए। तो रिसेसिव ट्रेट क्या, कौन सा ट्रेट होता है जो सिर्फ कौन सी जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, सेकंड जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन में कभी भी नहीं आता बेटा। ठीक है, सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, कब होगा वो हम लोग आगे सीखेंगे बेटा, कब होता है ये भी हम आगे सीखेंगे। अभी एक बार आप सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ रिसेसिव की बेटा डेफिनेशन लिखेंगे। रिसेसिव डिफेक्ट हो सकता है बेटा, वो डिफेक्ट है अंदर उनकी। रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट, any characteristic
present in the parental generation any characteristic present in the parental generation। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत नहीं आते ऐसे कभी बेटा, मैं फिर भी बार बार ही बोल रहा हूँ लाइंस, सिर्फ चैप्टर को समझने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन सब चीजों को। अब चैप्टर जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद चैप्टर मिनटों में होएगा, बहुत इजी लगेगा बेटा चैप्टर आपको, ठीक है। एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द पेरेंटल जनरेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन, मतलब जो F1 जनरेशन में तो शो नहीं होगा, दैट डज नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन, दैट डज नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन बट रीअपीयर्स, वापस से आ जाएगा। कहीं डाउट ना लेना भाई किसके साथ हुई थी रिप्रोडक्शन, ब्लू कैसे आ गया वापस से, डाउट ना ले लेना कहीं, ठीक है। डज नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन बट रीअपीयर्स इन द F2 जनरेशन, बट रीअपीयर्स इन द F2 जनरेशन, वापस से आएगा F2 जनरेशन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट तो था, वो छुपा हुआ था बस, मतलब कहीं ना कहीं वो जीन उसका प्रेजेंट तो था हमारी बॉडी में पहले, लेकिन वो हिडन फॉर्म में होते हैं। ये आप आगे पढ़ना है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उसके अंदर सीखेंगे कि हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जीन्स बेटा, मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी था लेकिन छुपा हुआ था, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था अपने आप को बेटा। चलो वो आगे की बातें हैं, अभी थर्ड नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। सर 100% आएगा F2 जनरेशन में भी, हाँ जी 100% आएगा बेटा। उसकी रेशो बहुत कम होती है, मतलब सिर्फ 25% लोगों में आएगा बेटा, ठीक है। अगर 100% के अंदर हुआ ऐसा तो सिर्फ 25 में आएगा बेटा, और 75 में फिर भी आगे क्या आएगा बेटा, ब्लैक आईज ही आएंगे बेटा। समझ आ गई बात, फिर भी ठीक है, रेशो उसकी कम रहेगी, 3:1 रहेगी बेटा। समझ गए इस बात को, मतलब 1 पार्ट रहेगा और उसका 3 पार्ट रहेंगे। होमोजाइगस, अब बेटा ये टॉपिक हो जाएगा अगर मैं वो बताने लगा ना, होमोजाइगस लिखेंगे नेक्स्ट टर्म बेटा। होमोजाइगस HOMOZYGOUS, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमो वर्ड किसके लिए होता है? होमो का मतलब होता है सेम बेटा, सेम। होमो वर्ड होता है सेम, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो लिख लीजिए होमो स्टैंड्स फॉर सेम। पता क्या होता है, देखो जीन्स के ना, जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं ऐसे, जैसे ये कोई भी फैक्टर है, कोई भी है जीन, टोलनेस क्या है बेटा, मान लो तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मैं जो ये लिख रहा हूँ जीन्स के पेयर लिख रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर ये पेयर में होता है हमेशा। अगर दोनों सेम टाइप की जीन्स है बेटा, ये कैपिटल टी जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है, ये सेम है और एक ये सेम है बेटा, बाकी ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप की जीन्स को हम बोलते हैं होमोजाइगस बोलते हैं। समझ गए ना? अब डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख समझ आना चाहिए आपको होमोजाइगस होता क्या है। फालतू के डेफिनेशन का आपने नोटबुक नहीं पढ़नी अपनी, सिर्फ इतना लिख लो होमोजाइगस, पता लग गया ना क्या होता है, जहां पर जीन्स की टाइप सेम होगी बेटा, मतलब दोनों मेंबर्स जो है अलील के बेटा आपके वो सेम होंगे, ठीक है। दो मेंबर्स होते हैं, दोनों सेम होंगे तो क्या है, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या है, डिफरेंट होंगे, मतलब जहां पर दोनों मेंबर्स अलीलिक पेयर के, अलील के जो दोनों मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बोथ द मेंबर्स आर डिफरेंट, समझ गए ना? स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, जो डिफरेंट वाले हैं वहां पर क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। बस यही कुछ टर्म्स थी जो हमें यूज करनी थी, बाकी और भी है, उसको फालतू की वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स थी बेटा जो हमने डिस्कस करी, कौन कौन सी करी, स्टार्टिंग से जीन, जीन के बाद अलील, अलील के बाद, अलील के बाद फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, प्योर ब्रीडिंग, उसके बाद F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, और उसके बाद बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बेटा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी बेटा जो हमने सीखी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मेन यहाँ से, मतलब चैप्टर को समझना आसान रहेगा आप लोगों के लिए।
हेडिंग डालेंगे मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। पूरा नेम क्या है इसका? गंदा सा नाम है, GREGOR, GJ मेंडल लिख लेते हैं वैसे तो, GJ मेंडल बेटा, जी फिर जे मेंडल, MENDEL मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं बेटा, इसने कंट्रीब्यूशन दिया काफी ज्यादा जेनेटिक्स में बेटा, जीन्स में। और इसी ने जीन को इंट्रोड्यूस कराया था बेटा, जीन्स के बारे में समझाया बताया क्या होता है बेटा, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स GJ मेंडल, इसने वर्क किया था, एक प्लांट है बेटा पी प्लांट, पी मटर, मटर के ऊपर बेटा, पी प्लांट के ऊपर, इसने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया, ठीक है। और पी प्लांट का नेम क्या है बेटा? पी प्लांट को साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? पाइसम सेटिवम, सताइवम भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, पाइसम सेटिवम। एस स्मॉल लिखेंगे बेटा, पी कैपिटल लिखेंगे, साइंटिफिक नेम है। पी प्लांट को साइंटिफिकली ऐसे बोलते हैं बेटा, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में इसको ऐसे बोला जाएगा, पी प्लांट को पाइसम सेटिवम, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को होमो सैपियंस बोलते हैं ना, जैसे ऐसे ही पी प्लांट को बोलते हैं पाइसम सेटिवम, पता होना चाहिए। तो मेंडल ने क्या किया था, इसको पी प्लांट के ऊपर काम किया था लगभग 8 सालों तक। आप लोगों से 2 महीने किसी चैप्टर को पढ़ लो तो बोर हो जाओगे आप लोग। 8 साल तक उसने इसके ऊपर रिसर्च करी लगातार बेटा, ठीक है। और इनहेरिटेंस और ट्रेड्स के ऊपर उसने काफी ज्यादा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है बेटा। तो पहला तो क्वेश्चन यही हुआ कि इसने पी प्लांट ही क्यों लिया, व्हाई सेलेक्ट पी प्लांट? और भी बहुत सारे प्लांट थे, कुछ तो दिमाग में आया होगा ना, इसके पी प्लांट लेना है मुझे। पहला क्वेश्चन ये राइज ही होता है, व्हाई ही सेलेक्ट पी प्लांट। तो लिख लीजिए, ही सेलेक्ट पी प्लांट, मतलब इसने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया था, वो कुछ फॉलो करते थे इसको। वो क्या था बेटा? मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर ड्यूरेशन में ग्रो कर जाता है पी, ठीक है। लिख लीजिए पहला पॉइंट, शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब पी प्लांट जो है बेटा बहुत ही कम टाइम में ग्रो कर जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम चाहते हैं काफी सारी जनरेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको स्टडी करना आसान होएगा ना। अगर मानो सोचो बेटा कि आपने आज सीड डाले और वो 2 साल बाद तो ग्रो कर रहा है, फायदा क्या उसको स्टडी करते करते आप तो बुढ़े हो जाओगे वैसे, ठीक है। हाँ हाँ, काफी टाइम कम टाइम में ग्रो कर जाता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले तो पी प्लांट को इसने इसलिए लिया बिकॉज शॉर्ट लाइफ साइकिल थी उसकी, कम टाइम में ग्रो कर जाता था, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टडी द सेवरल जनरेशन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड पॉसिबल था। It makes possible to study, it makes possible to study several generation, it makes possible to study several generation in a short time period, ठीक है। in a short time period मतलब कम टाइम के अंदर काफी सारी जनरेशन ऑब्टेन कर सकते थे इसके अंदर हम लोग। सेकंड बेटा, जो पी प्लांट है उसके अंदर काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मतलब हमें कैसे लेने थे, हाइब्रिड क्रॉस करनी थी तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने थे, वो होने भी तो चाहिए। क्या क्या थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? लिख लीजिए सबसे पहले तो स्टेम हाइट, पहला कैरेक्टर लिखेंगे स्टेम हाइट, उसके स्टेम की हाइट लेनी है बेटा। वो कैसे कैसे उठती थी, टोल भी उठती थी या फिर ड्वार्फ। अब जैसे टेबल बना रहा हूं वैसे टेबल बनाएंगे आप लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैरेक्टर, इधर लिखेंगे डोमिनेंट, इधर लिखेंगे रिसेसिव। ये कैसे पता लगा उसको, ये तो करने के बाद पता लगा था, लेकिन आप पहले लिख लीजिए बेटा। कुछ कैरेक्टर्स लिखवाऊंगा 6-7 में। पहला कैरेक्टर लिखेंगे आप स्टेम की हाइट बेटा, स्टेम हाइट। इसमें डोमिनेंट कौन सा आया था जब उसने प्रैक्टिकल कर दिया था? डोमिनेंट आया था टॉल, जो बड़े वाले थे टॉलनेस थी वो डोमिनेंट आया था, और था ड्वार्फ, ड्वार्फ कम आए थे।
पहली जनरेशन में तो सारे कैसे आएंगे, टॉल आ जाएंगे, जब भी पता लगेगा ना उसको। ठीक है, चलो वो बात की बात है। अभी पहला स्टेप समझ आ गया हमें, स्टेम हाइट, टॉल और ड्वार्फ। सेकंड लिखेंगे सीड शेप, उसका जो सीड था उसकी शेप कैसी थी। सीड शेप दो टाइप की होती है बेटा, ये भी राउंड और रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड, एक सेकंड नूना मैं दिखा भी देता हूँ। रिंकल्ड का मतलब कैसे होते हैं सीड्स, आपने देखे भी होंगे। मटर का दाना देखा होगा, जो बिल्कुल ही दबा दबा सा होता है बेचारा। ये आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ बेटा मैं इसके अंदर। एक देखो, दो मटर के दाने दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक तो बिल्कुल राउंड है और दूसरे वाला जो दबा दबा सा दिख रहा है वो रिंकल्ड है, उसकी बॉडी में रिंकल आए हुए हैं। समझ आ गया बेटा, दिख गया क्या? बोलो बच्चों। दिख गया सर। दिख गया सर। आप लोग भी। ठीक है, ये वाला राउंड हो गया और ये वाला रिंकल्ड है बेटा। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड, लेकिन इसमें डोमिनेंट कौन सा है? राउंड ज्यादा होते हैं बेटा, रिंकल्ड कम होते हैं, राउंड डोमिनेंट है। ठीक है, थर्ड हम लोग करेंगे बेटा सीड कलर। इसके सीड का कलर कैसा था? सीड कलर, सीड कलर येलो और ग्रीन होता है बेटा। येलो जो है वो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन। सीड कलर येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। नेक्स्ट है बेटा पोड शेप। पोड शेप, पीओडी, पोड शेप, अभी बताता क्या होता है। पोड शेप, उसका जो कवर होता है जिसके अंदर बेटा ये प्रेजेंट होते हैं सीड्स बेटा, उसको हम बोलते हैं पोड बेटा। ठीक है, अब पोड शेप क्या होती है? दो टाइप की होती है, या तो क्या होगी बेटा फुल या फ्लेटेड, एक मिनट बोल देते हैं। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फुली हुई बेटा। ठीक है, या तो मतलब बिल्कुल फुली हुई होती है, या फिर क्या होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड के मतलब बिल्कुल ही चिपकी हुई सी होती है, इस टाइप की, जैसे मटर के दाने हैं मान लो, ये ऐसे ऐसे होती है बेटा। देखी होगी आपने साइड कोई मटर ऐसे होते हैं बेटा, उसका ही बिल्कुल ऐसे होते हैं बिल्कुल। तो दो टाइप के होते हैं, तो इन्फ्लेटेड या फुल बोल देते हैं इसको बेटा, इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड का मतलब तो जो नॉर्मल है बेटा, और इसमें ऐसे ऐसे होता है बेटा, आपने देखा होगा बिल्कुल चिपका चिपका होता है। ठीक है, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट है ओवर द कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट। नेक्स्ट है बेटा पोड कलर। ठीक है, ये भी कैसा है बेटा? ग्रीन और येलो होता है, ग्रीन डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ऐसे हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे बेटा, जो मेंडल ने परफॉर्म किया उसके बाद जो रिजल्ट आया वही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पोड कलर हो गया। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर दो टाइप का, इसके फ्लावर का दो टाइप का कलर होता है, वॉयलेट और हेलो, आ रही है बेटा वॉइस?